देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इनफैक्ट आपको लिखवा भी दिया है। आज जो हम करने वाले हैं, पहले हम क्या सीखेंगे एटलीस्ट वो पता चले, और क्यों सीखने वाले हैं, उसके बाद क्या क्या होगा वो देखेंगे हम। आज सबसे पहले हम, मेरा मेन टॉपिक है कैपिटल गेन के अंदर एग्जम्पशन बताना। एग्जम्पशन क्या होता है? बेसिकली हम बोल सकते हैं छूट, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे बोलते हैं हम एग्जम्पशन। कब एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा क्या एक्टिविटी करोगे तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा, वो सारी चीजें हैं। तो अभी मैं एग्जम्पशन, आपने अभी से पहले एग्जम्पशन वर्ड सुना नहीं क्या होता है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। पहले इस एग्जाम्पल को करवाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके एग्जम्पशन का बेनिफिट कैसे लिया जाएगा और क्या क्या हो सकता है। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बताया आपको। 1/4/2002 में एक आपने घर खरीदा था ₹1,00,000 का, और 1/4/2017 में 50 लाख रुपए का बेच भी दिया। सेम कुछ टाइम के बाद आपने एक न्यू हाउस खरीद लिया, कितने का? 10 लाख का। अगर मैं कैलकुलेशन करूं यहां कैपिटल गेन का, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख, लेस कर देते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और मैंने खरीदा था 1,00,000 रुपए का, डिवाइडेड बाय 2002 और 3 का इंडेक्सेशन देखो 105, एंड मल्टीप्लाई बाय 272, 25,90,000, 48 या 47 जो भी आता है। इसके बाद क्वेश्चन है, मैंने बोला कि आप ना एक और घर खरीद रहे हो, और ठीक उसी साल में 30/4/2017 में। अब घर का मतलब यहां पे जो घर है फ्लैट, रेजिडेंशियल फ्लैट की मैं बात करूंगा। कमर्शियल और रेजिडेंशियल में डिफरेंस तो क्या होता है हमारा? मेनली रेजिडेंशियल जो होता है उसमें सिर्फ हम रहते हैं, कमर्शियल में बिजनेस एक्टिविटी किया जाता है। तो मान लो एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, जैसे मान लेते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम है, और दूसरा पर्सन, मान लो इसने क्या करा, मिस्टर राम ने एक घर खरीदा था अपने रहने के लिए। और कई सारे ऐसे रीजन हो सकता है यहां पे, कि मान लो जहां पे इसने घर खरीदा हो, उसका आस पड़ोस का इसका या तो लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या फिर आस पड़ोस में उसको पसंद नहीं आ रहा रहने के लिए, तो कई लोग क्या करते हैं, वहां से मकान बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और वो ये सोच के मकान बेच के कहीं और शिफ्ट होते हैं। अगर कहीं और मकान भी खरीदना है तो सिंपली क्या करेंगे, उस पूरे मकान को बेच देंगे, जो पैसा आएगा उसी पैसे से, और उसमें इनफैक्ट थोड़ा मिला के, या उसी में से थोड़ा बच भी जाता है, कई बार हम कहीं नई जगह पे अपना एक मकान लेते हैं जहां पे हम आराम से रह पाए। ज्यादातर मैंने देखा है कि इस तरीके से लोग मकान बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो राम बोलता है कि मैं मकान बेच के दूसरा मकान ले रहा हूं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो अप्रोक्स 24 लाख, कैपिटल गेन निकालो माइनस करके, क्या आता है? 2.5 लाख है बस। कैपिटल गेन निकालो 47,952। यानी अगर राम का ये घर था तो राम का कैपिटल गेन पता है कितना आ रहा है? 47 लाख। 47 लाख पे 20% अगर मैं निकालूं तो करीब मेरे हिसाब से 9.5 लाख के आसपास जाएगा। टैक्स, टैक्स, सिर्फ टैक्स। तो एक पर्सन वहां से अगर बेच के भी निकलना चाहे जहां पे रहता है, और वो देखे कि बड़ी मजबूरी, अगर मैं बेच के निकलता हूं, मुझे अगर 40 लाख रुपए मिलता है, 40 लाख रुपए में मैं सरकार को स्टैंप ड्यूटी तो पेड कर ही रहा हूं, उसके बाद मैं कैपिटल गेन भी दूंगा 10 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी भी जा रहा है सरकार के पास, तो मेरे पास बचेंगे क्या? अगर 50 में से 10-12 लाख रुपए मेरे निकल ही जाते हैं, तो बच्चे कितने मेरे पास? अगर 12 लाख निकल जाते हैं, उसके बाद कमीशन भी देना है, जो मेरा मकान बिकवाएगा उसको भी तो कमीशन देना पड़ता है।
तो मान लो मेरे पास 35 लाख बचता है, 15 लाख निकल जाते हैं। तो राम के पास समस्या है कि ये सोचेगा यार 15 लाख रुपए मेरे गवर्नमेंट के पास ही चले जाएगा, इससे अच्छा यहीं रह लेते हैं, और 35 लाख का कहीं मकान भी नहीं आएगा, अगर ये सोचे। तो इस तरीके से राम चाह के भी अपने घर को नहीं बेच पाता, और उसे मजबूरन वहां पे रहना पड़ रहा है जहां पे वो रहना नहीं चाहता। जहां पे वो नहीं रहना चाहता मजबूरन, फिर भी वो वहीं पे रह रहे हैं। अब वो रहने का रीजन क्या है, बता सकते हो क्यों रहना चाह रहा है वहां पे? सिर्फ टैक्स है इसका रीजन। अगर वो फ्रीली बेच के कहीं और ले सकता था तो कोई दिक्कत नहीं था। और ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल मकान का लिया। एसमेंट ने रूल निकाला कि देखो राम, आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे। आपको ये चिंता है कि 9-10 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, हमें तो हम टैक्स नहीं लेंगे। आप इस घर को बेच के कहीं पे फ्रीली शिफ्ट हो सकते हो, और शिफ्ट जब होगे तो आपका कैपिटल गेन 47 लाख का है ना। आपका जो नेट बेनिफिट होगा ना शिफ्ट होने के बाद, जब मकान बेच के दूसरी जगह पे आप जाओगे, वहां पे मकान लेने के बाद भी अगर कुछ मुनाफा हो रहा होगा तभी लेंगे, उससे पहले तो नहीं लेंगे आपसे। अगर आप उससे महंगा घर खरीद लेते हो तो कुछ भी नहीं लेंगे हम आपसे। यानी यहां ये हमारा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गवर्नमेंट बोलता है चलो इसके बाद हम आपको कुछ बेनिफिट दे देते हैं, लेस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब बेसिकली बेनिफिट, छूट। गवर्नमेंट ने इसमें यह पॉलिसी बनाया हुआ है कि अगर आप एक मकान को बेच के दूसरे मकान को खरीदते हो, सपोज करो एक मकान को बेच के दूसरे मकान को खरीदोगे, तो दूसरे मकान को जब खरीदोगे पूरे अमाउंट को यहां से लेस कर दो। अब जो आएगा आपके पास 37,40952, इस पे टैक्स दो। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो सर हम इस पे भी टैक्स ना दे, मकान तो ले चुके हो, इजीली शिफ्ट हो गए, फिर भी बोलते टैक्स नहीं, अब तो देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि इस पे भी टैक्स ना दे, तो ठीक है, आप 47 लाख का मकान खरीद लो, मैंने मना थोड़ी किया है। आप 47 लाख रुपए का न्यू हाउस खरीदो और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यानी कैपिटल गेन हम, गवर्नमेंट कहता है हर किसी पे निकालेंगे, लेकिन कुछ ऐसा एक्टिविटी आपने किया जो कुछ सेक्शन 54 की सीरीज में मेंशन है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको सारा, तो वो नीचे माइनस करना अलाउड हो जाएगा। कंडीशन भी है इसके अंदर कि आपको ये घर खरीदना है रिटर्न फाइल करने से पहले। आपको घर खरीदना है ये 1 साल बाद या 2 साल पहले, कुछ कंडीशन है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए एग्जेम्पशन क्या करवा रहा हूं मैं, एग्जेम्पशन वर्ड पता होना चाहिए, एग्जेम्पशन क्यों दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू ये पता होना चाहिए। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा वो पूरा। अगर ये 50 लाख का घर खरीद लेता तो 50 माइनस नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे 47,40,952 रुपए। अगर आप 35 लाख का घर खरीदते हो तो मैं कितना माइनस करूंगा, 35 लाख, 35 लाख रुपीस। बाकी फिर भी बचा लिए आपने, अब उस पर टैक्स दे दो आप। तो गवर्नमेंट का कहना था कि आप इजीली कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा मैं, रेजिडेंशियल, कोई भी रेजिडेंशियल घर को खरीदो बेचो, इस तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो मैं एक एक करके, कुछ सेक्शन है, सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54G, अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग। ये मैंने जैसे कि घर पे घर के लिए बताया कि घर अगर बेच के खरीदते हो, सेम ऐसे टैक्स। कोई फैक्ट्री आपने लगा रखा है, उस फैक्ट्री को बेच के कहीं और ले लो, नहीं देना टैक्स। तो ऐसे क्या क्या आइटम है जिसके बदले आप कुछ खरीद लोगे तो यहां से माइनस कर पाओ, उसको हम बोलेंगे एग्जेम्पशन। तो यहां पे हमारा टैक्सेबल इनकम जो है वो है 37,40,952 रुपए। तो अब इसका सेक्शन क्या क्या है नहीं है, वो सारी चीजें एक बार मैं ओवरव्यू बताता भी जाऊंगा, फिर उसको मैं एक साथ पूरा का पूरा लिखवाऊंगा कि क्या है और नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा घर वाली बात। तो घर जो मेंशन है हमारा सेक्शन 54 में मेंशन है। सेक्शन 54 में क्या कहता है, मैं इसे लिखवाऊंगा, पहले आप समझा रहा हूं फिर मैं लिखवाऊंगा, अभी नोट मत करना।
सेक्शन 54 क्या कहता है हमारा, और ये सेक्शन 54 किस चीज का, एग्जम्पशन का। एग्जम्पशन कब मिलेगा, कैपिटल गेन के इनकम पे। तो कौन से कैपिटल गेन के इनकम पे, ये सारा इसके अंदर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले सेक्शन 54 क्या कहता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म, आपको बेचना क्या है, आपको सोल्ड करना है एक रेजिडेंशियल हाउस, आपको सोल्ड करना है एक रेजिडेंशियल हाउस, और बदले में आपको परचेज करना है। परचेज करने के लिए इसमें कुछ कंडीशन है। देखो, आप मकान बेच के मकान लेना एक इजी वर्क तो है नहीं, इसके अंदर आपको सर्च करने में टाइम लगता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि मकान बेच करके जो आपको न्यू मकान लेना है उसके लिए आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है, यानी 2 साल के अंदर अंदर आप उस मकान को खरीद लेना। यानी ये पैसा जो आपने कमाया है, इस पैसे का इस्तेमाल आप नए मकान को लेने में करोगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। किस सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 54 में। लेकिन ये जो न्यू मकान है ये खरीदना कब है, ये मकान आपको खरीद लेना है 2 साल के अंदर, यानी आने वाले किस डेट, जिस दिन से बेचा है। अगर आप मकान बनवा रहे हो तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। मकान बनवा रहे हो तो आपको 3 ईयर का टाइम दिया गया, 3 साल के अंदर अंदर आप मकान बनवा लेना। अगर 4 साल हो गए मकान बनाने में तो आपने जो बेनिफिट लिया था वो कैंसिल कर देंगे। यानी खरीदोगे बना बनाया तो 2 साल के अंदर खरीद लो, जितना मर्जी ढूंढना है, सर्च करना है, ढूंढ लो आराम से, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है आपको। 2 साल इनफ है कि मकान ढूंढने के लिए, बनवाने के लिए 3 साल इनफ है। एक ऑप्शन ये भी दिया गया, क्या पता आप बहुत पहले से प्लान कर रहे हो, तो 1 साल पहले भी अगर आपने कोई मकान खरीदा होगा, 1 साल बिफोर, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, अगर 1 साल पहले खरीदा हो। तो बोला गया 2 साल बाद भी खरीद सकते हो, या 1 साल आपने पहले कोई पहले से ही खरीद लिया हो, क्योंकि प्लानिंग पहले से करते हैं, सोच रहे हैं अभी मिल गया मकान, चलो खरीद लेते हैं, इसका रेट अच्छा मिलेगा तो बेच देंगे कुछ दिनों में। तो अगर 1 साल पहले खरीदा हो तब भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। पहले वाला तो चलो समझ में आ गया, लेकिन 2 साल बाद जो खरीदा है ये पैसे रखोगे कहां, आप इसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। अपने बैंक अकाउंट में रखोगे तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको यूज कर लोगे। गवर्नमेंट ने बोला आपको मकान खरीदना है और आप मुझसे क्या कहते हो कि मेरा इस पैसे का मैं इस्तेमाल करूंगा मकान खरीदने में, तो एक बैंक में जाओगे और बैंक में बोलोगे कैपिटल गेन लिंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दो। यानी एक ऐसा अकाउंट ओपन करो जिसमें हम कैपिटल गेन का अमाउंट रखना चाहते हैं। हर बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल होता है। वहां जाओगे, आपका नॉर्मल अकाउंट तो है, वो तो सेविंग अकाउंट है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट। जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट होगा, इस पैसे को आप कहां डाल दोगे, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, और इसको इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आपने इसमें से पैसे निकाल लिया, मान लो इसमें से पैसे निकाल के आपने किसी फंक्शन पे यूज कर लिया, इसमें से पैसे निकाल के कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसमें से पैसे निकाल के कोई और अनदर एक्टिविटी कर लिया, या इसमें से पैसे निकाल के कुछ आपने अलग एक्सपेंस कर दिया, आपको माइनस करना अलाउड नहीं होगा। इस पैसे को यूज बिल्कुल मत करना। मान लो मैंने ये पैसा इस्तेमाल कर लिया और फिर से मैं 6 महीने बाद एक नया मकान मैं खरीद लेता हूं, तो न्यू मकान खरीद लिया, गवर्नमेंट को मैंने बोला सर आपने तो 2 साल का वक्त दिया लेकिन मैंने 6 महीने में खरीद लिया, नहीं मिलेगा एग्जम्पशन। उसने बोला है कि इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करना, इस पैसे को आपको होल्ड करके रखना है। तो इस कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में अब आपको यहां पे रखना पड़ेगा, और इस पैसे का अगर इस्तेमाल करोगे तो वो आपका एग्जम्पशन क्या होगा, टोटल कैंसिल हो जाएगा। अगर बनवाते हो तो बनवाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा पैसा तो निकालोगे, बिल्कुल बनवाने के लिए जितना जितना जरूरत पड़े उतना उतना निकालो, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आप मकान बनवाने पे ही खर्च कर रहे हो, क्योंकि बनवाओगे तो कुछ ना कुछ मटेरियल खरीदोगे तो बिल वगैरह तो देगा, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, तब आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो सेक्शन 54 में बोला गया कि सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। ऐसे नहीं कि आज लिया कल बेच दिया, आज लिया 6 महीने बाद बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म मकान का मतलब 24 महीने।
अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है तो अगर आप विद इन 2 ईयर और बनवाने के लिए 3 साल, अगर बनवाया नहीं 3 साल कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसे जमा करवा दो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है भाई इसके अंदर जमा कब करवाएं, टाइम पीरियड तो हो। बोला गया आप इनकम टैक्स भरते हो ना, वैसे बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न भरने का डेट जो होता है 31/7 एवरी ईयर, जो भी साल आता है। मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर 17-18 में मकान बिका है, तो यानी 31 जुलाई 2018 तक इस पैसे को जमा करवा देना। अगर मकान नहीं खरीद पाए तो कहां जमा करवा देना, कैपिटल गेन डिपॉजिट में। मकान तो नहीं खरीदा ना, सिर्फ जमा करवाया, तब भी एग्जम्पशन ले लोगे आप। लेकिन याद रहे इसमें से अगर जैसे ही आपने पैसे निकाल के कहीं खर्च कर दिए तो अगली बार जब कैपिटल गेन निकाल लोगे तो जो बेनिफिट पहले लिया है वो कैंसिल होकर वापस ऐड हो जाएगा, वो उसमें जाके रिकैलकुलेट हो जाएगा उसमें जाके। तो हम आज सीखने वाले हैं एग्जम्पशन, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एग्जम्पशन है। सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54G, 54GB, अलग अलग हमारे सारे सेक्शन है, अलग अलग हमारे रूल है, अलग अलग कंडीशन लगाया हुआ है, अलग अलग जगह बताया गया है कि कहां पैसे इन्वेस्ट करना है। अलग अलग कैटेगरी के एसएससी है, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, किसको मिलेगा ये एग्जम्पशन। अगर ये कोई कंपनी ऐसा काम करता है ना ये वाला कि अपना रेजिडेंशियल घर खरीद के बेच देता है तो उसको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ है इंडिविजुअल एचयूएफ उस तरीके के लिए। तो अब मैं एक चार्ट बनाता हूं, आप चार्ट साथ के साथ नोट करना। उस चार्ट के अंदर मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत जल्दी आपका वो सारा का सारा एग्जम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चार्ट साथ के साथ ड्रॉ कर। हमारा है एग्जम्पशन, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, और सेक्शन 54 से लेके सिर्फ ये 54F तक है। और भी कुछ सेक्शन है हमारे सिलेबस में जो कि डिलीट हो गया है नए सिलेबस के अंदर, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसके ऊपर से अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप सेक्शन 54 को एक्सप्लेन करें या 54B को एक्सप्लेन करें। 50 यानी कोई भी एक सेक्शन दे देगा, पूरा थ्योरी पे आएगा आपका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो एग्जामिनेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे कि आप कैपिटल गेन निकालते हो, जैसे आपने लिखा सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इसमें से माइनस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आ गया उसे नाम दे देते हैं LTCG, और फिर माइनस करते हैं हम एग्जम्पशन। और एग्जम्पशन 54 में भी हो सकता है, एग्जम्पशन 54B में भी हो सकता है, एग्जम्पशन 54D का भी हो सकता है, 54EC का भी हो सकता है, 54F का भी हो सकता है। जितना मैंने लिखवाया सिर्फ ये, अभी भी कुछ इसके सेक्शन पेंडिंग है जो कि मैंने अभी नहीं लिखवाया। तो लेस कैसे कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं हम। मैंने कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है, सीरियल नंबर 5-6 पॉइंट है टोटल इसके, और कब क्या करोगे तो एग्जम्पशन मिलेगा। पहले मैं इधर की नहीं देख रहा, मैं सबसे पहले 54 देख रहा हूं। 54 में क्या कहता है कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ ऐसा काम करेगा तभी डिडक्शन मिलने वाला है। किसको मिलेगा, जब कोई इंडिविजुअल, यानी एलिजिबल एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल, या अगर कोई पार्टनरशिप फर्म करता है नहीं मिलेगा डिडक्शन, अगर कोई कंपनी करता है नहीं मिलेगा डिडक्शन, अगर कोई एओपी, बीओआई या फिर आपका आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, अगर उनमें से कोई करता है तो डिडक्शन या तो होना चाहिए इंडिविजुअल या एचयूएफ। अब इसके बाद एसेट ट्रांसफर, क्या बेचेगा, बेचने की बात हो रहा है। एसेट ट्रांसफर का मतलब सेक्शन 54 में बोलता है अगर वो रेजिडेंशियल घर को बेच दे, कमर्शियल नहीं, रेजिडेंशियल घर को बेच दे तो, और कितने टाइम तक कौन सा घर बेचा हुआ होना चाहिए, यानी बोलता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए और बेचना क्या चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। यानी जो घर बेच रहा है वो कौन सा होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म तभी होगा हाउस जब आपका 24 मंथ से अबव आप उसको होल्ड करके रखोगे। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं,
आज घर खरीदता हूं, नेक्स्ट ईयर बेच देता हूं, मेरे लिए ये सेक्शन नहीं है, मेरे लिए ये डिडक्शन नहीं है। मुझे अगर आज खरीदता हूं तो 2 साल के बाद यानी 24 महीने के बाद बेचूंगा तो मेरे लिए ये डिडक्शन अवेलेबल होगा। तो एसेट ट्रांसफर, रेजिडेंशियल हाउस, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट्स इन विच कैपिटल गेन इन्वेस्ट, मतलब घर बेच दिया, घर बेचने के बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स भी था, उसके बाद आपने पैसा कमाया, उस पैसे को कहां लगाओगे तो बेनिफिट मिलेगा, यहां पे कब माइनस करने दिया जाएगा? अगर आप वन रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो और वो भी कहां पे, इंडिया में। पहले ये सारी बातें नहीं लिखी हुई थी सेक्शन में, पहले लिखा हुआ था आ रेजिडेंशियल हाउस। तो पहले क्या करते थे, आ रेजिडेंशियल हाउस में लोग बाग दो दो घर खरीद लेते थे और डिडक्शन ले लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे चेंज आया तो वहां पे स्पेशली मेंशन कर दिया गया कि वन रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। अगर मान लो आपका 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, आपने 30 लाख का एक घर खरीद लिया और 20 लाख का एक घर खरीद लिया, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला। आपको घर कितना खरीदना पड़ेगा, एक ही घर खरीदो। अगर आप दो घर खरीदोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो बेचना क्या है आपको, हाउस, खरीदना क्या है आपको, रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन कितने, एक। और जो बेचोगे वो कितना पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म तो होना चाहिए। इसके बाद टाइम लिमिट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, घर बनवाओगे या तो घर को खरीदोगे, तो इसमें लिखा है विद इन 1 ईयर बिफोर, यानी जिस दिन घर बेचा जा रहा है, अगर 18 में बेचा जा रहा है तो इससे जस्ट बिफोर 1 साल, 1 साल पहले या तो आपने घर खरीदा हो तब भी एग्जम्पशन मिलेगा, या फिर 2 साल के बाद अगर खरीदोगे तब भी एग्जम्पशन मिलेगा। अगर बनवाते हो तो 3 साल तक बनवा लेना, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन कितना मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ न्यू, आपका एग्जम्पशन मिलेगा कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, यानी जो न्यू हाउस खरीदा, सपोज करो कैपिटल गेन है आपका 50 लाख का, न्यू घर आपने खरीद लिया 60 लाख का, तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस कितना है, नए घर कितने का खरीदा आपने, 60 लाख का, और कैपिटल गेन कितने का बताया, 50, तो विच एवर इज लोअर, यानी एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 50 लाख का, यानी आप कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं ले सकते, सिंपल वर्ड में। तो सेक्शन 54 क्या कहता है कि भाई ये मिलेगा इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और आपको एक ही घर खरीदना है, या तो 1 साल पहले खरीद लो या 2 साल बाद खरीद लो, और बनवाने के लिए 3 साल का टाइम दिया गया, एग्जम्पशन कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 54B पे आते हैं। ये सेक्शन 54B कहता है किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ, किसी पार्टनरशिप फर्म ने एक एग्रीकल्चर लैंड लिया, उसको बेच दिया और वो 54B लेना चाहता है एग्जम्पशन के लिए, तो क्या उसे मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ हो। इंडिविजुअल में ही, शी, मैंने तीनों बताया था जब आप पर्सन में करवाया था तब मैंने बताया था ये। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यानी अगर कोई सिटी में, अर्बन का मतलब कोई शहर में एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वहां से पैसा कमाया जा रहा है तो उसके लिए ये सेक्शन बना हुआ है। रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है वो तो हमारा कैपिटल एसेट्स होता ही नहीं, तो कैपिटल गेन से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या करे, बेच दे, कहां पे बेचेगा, अर्बन में। लेकिन यहां पे कंडीशन लगाया गया, जो अर्बन एरिया में आप मकान, जो भी एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो उसके ऊपर 2 साल पहले, बाद की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट 2 ईयर बैक, या आपने उस पर खेती किया हुआ होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, या आपके पेरेंट्स ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया हुआ होना चाहिए। कितने साल पहले, यानी अगर आप आज एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, टाइम पीरियड कितना देखा जाएगा, 2 साल। अगर 1 साल के बाद आप बेच देते हो तो कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या आपको इसमें एग्जम्पशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली 2 साल तक आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, तो कितना टाइम हो गया, लॉन्ग टर्म ही हो गया। लेकिन मैं एक एग्रीकल्चर लैंड ले लेता हूं अपने किसी और किसी स्टेट में ले लिया, मैं वहां जाता ही नहीं,
लेकिन 3 साल बाद मैंने सोचा यार इस यहाँ पे तो मेरा आना जाना होता नहीं, एक काम करते हैं बेच देते हैं। उसको मैंने बेच दिया। बेचने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं 54B सेक्शन का बेनिफिट लूं, यानी एग्जेम्पशन लूं। गवर्नमेंट कहेगा नहीं मिल सकता, आपने इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किया हुआ। एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर दो काम करो, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट। बेसिक मतलब आप यहां पे सारा जो प्लगिंग होता है, हल चलाना हो गया, ये सारा काम हो गया। सब्सिक्वेंट एक्टिविटी कौन सा होगा, सब्सिक्वेंट एक्टिविटी होगा इसके बाद वाला एक्टिविटी, जैसे काटना हो गया आपका, ये सारा काम आपको करा हुआ होना चाहिए। तो बोला गया कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को 2 साल से ज्यादा होल्ड भी कर लो तब भी बेचो, तो सेक्शन तभी आपको ये एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगा जब आपने इसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कोई भी खेती आपने इसके ऊपर किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद कहता है एग्रीकल्चर लैंड आप खरीदोगे कहां। यहां पे बोला गया था एक घर खरीदना, यहां पे कहां पे खरीदोगे, कहीं भी खरीदो, रूरल एरिया में खरीदो, अर्बन एरिया में खरीदो, एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रूरल एरिया में खरीदते हो तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखो रूरल एरिया में जैसे मैं खरीदूंगा, फिर मैं रूरल एरिया वाले को अगर इन फ्यूचर बेचूंगा तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि रूरल एरिया वाले को कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना जाएगा। यानी पहले मैंने एक बार गलती कर दिया, मैंने अर्बन एरिया में खरीद लिया था, फिर मैंने बेचा, कैपिटल गेन में फंस गया मैं। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कहीं भी दोबारा खरीद लो, बच सकते हो, तो मेरा यही दिमाग काम करेगा, मैं कहां खरीदूं, रूरल एरिया में, ताकि मैं दोबारा जब बेचूं तो कैपिटल गेन के चक्कर में ना फंसू। बाकी आपकी इच्छा है रूरल एरिया में इन्वेस्ट करो या अर्बन। अगर आप अर्बन में करोगे फिर दोबारा कभी ना कभी उसको बेचोगे तो फिर से आपको कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी सेक्शन 54B कहता है इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो, दोनों को डिडक्शन मिलेगा, दोनों में से कोई भी हो, और आपको बेचना क्या है, एक लैंड बेचना है। और कौन सा लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, और कौन से एरिया का, अर्बन एरिया का। और आपको वो जो लैंड बेचा है उसके ऊपर 2 साल पहले आपने कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया हुआ होना, या आप कर लो या आपके पेरेंट्स कर ले। और खरीदना कहां है, क्या है आपको बदले में, एग्रीकल्चर लैंड। अगर मान लो इसको बेच के आपने मकान खरीद लिया, क्या 54B मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। बोला गया स्पेसिफाइड भाई एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदो आप। इसके बाद परचेज कब करना है, 2 साल का टाइम दिया गया, 2 साल के अंदर अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर 2 साल के अंदर अंदर खरीदने के लिए टाइम दिया गया तो आपको पैसा तो पड़ा होगा, उस पैसे को जमा कहां करते हैं, मैंने क्या बताया था, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। एक 1988 का हमारा है जिसके अंदर हम जमा करवा देते हैं किसी भी बैंक में ओपन करवा के। इसके बाद सेम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, यानी कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जेम्पशन ले नहीं सकते। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर 50 लाख का मकान बेच दिया, 50 लाख का मकान बेचा था और 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया, 40 लाख का मैंने मकान खरीद लिया, 10 लाख मैंने फालतू लगा दिया तो 10 लाख पे आप मुझे दो पैसा। ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट बोलेगा आप 30 लाख का अगर खरीदा है तो 30 लाख तक ही एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी 10 लाख जीरो हो गए आपके वो। इसके बाद अगला सेक्शन 54D, एनी एसएससी, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एओपी बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या फिर जुडिशियल पर्सन हो, या लोकल अथॉरिटी। 7% करवाए थे, कोई भी पर्सन हो कोई भी काम करेगा। ये दोनों किसके लिए थे, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये कोई भी पर्सन। लैंड एंड बिल्डिंग आपका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जैसे कि आसपास में जैसे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जहां पे एक पूरा हब है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, काइंड ऑफ एक ही चीज का, उसको हम बोल देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। अगर वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग है और सरकार को वो उस जगह की जरूरत पड़ गई तो सरकार उस जमीन को आपका ले लिया जाएगा, यानी कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब आपका मान लो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक जमीन है, फैक्ट्री आप वहां पे चला रहे हो, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहां से मेट्रो लेके जाएंगे, तो आपके जमीन को गवर्नमेंट क्या करेगा, परचेज कर लेगा।
आप बोलोगे मैं बेचना नहीं चाहता, तब भी वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीद लेगा। तो यानी आपके इच्छा नहीं है तब भी कोई काम हो जाता है तो उसे बोलते हैं कंपल्सरी। तो यहां पे एटलीस्ट 2 year immediately preceding date of transfer should be by way of compulsory acquisition the industrial undertaking land and बिल्डिंग। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का इसके अंदर बात किया गया, और 2 साल पहले तक आपने उसे होल्ड किया हो और उसके ऊपर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का काम किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कोई काम नहीं किया तो ये सेक्शन आपको बेनिफिट नहीं देने वाला। क्या खरीदना है? लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने फर्नीचर खरीद लिया, अगर मशीनरी खरीद लिया तो एग्जम्पशन नहीं है, लैंड और बिल्डिंग। परचेज और कंस्ट्रक्शन हर किसी के लिए 1 year बिफोर इसके अंदर था, यहां पे कुछ नहीं है, बोला गया भाई खरीद लो 3 साल के अंदर, 3 साल के, या बनवा लो उसके लिए भी 3 साल, खरीदने के लिए भी 3 साल ही टाइम पीरियड यहां पे दिया गया है। लेकिन 54 में क्या था? 1 साल पहले, बनवाने के लिए 3 साल, खरीदने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आज से जिस दिन बेचा है उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर भाई एक और 3 साल के अंदर अंदर या तो बनवा लो फैक्ट्री अपना कहीं और जगह पे, या फिर न्यू आप परचेज कर लो। कितना मिलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। देखो 3 सेक्शन करवाया, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है? रेजिडेंशियल हाउस। किसको डिडक्शन? इंडिविजुअल एचयूएफ। बेचना क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। कौन सा? लॉन्ग टर्म। खरीदना क्या है? एक रेजिडेंशियल हाउस। कब तक खरीदना है? 1 साल पहले, 2 साल बाद, बनवाने के लिए 3 साल, और मैक्सिमम कैपिटल गेन अमाउंट से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। 54B बोलता है एग्रीकल्चर लैंड कहां होना चाहिए? अर्बन एरिया में। इंडिविजुअल और एचयूएफ कितने टाइम तक क्या एक्टिविटी होना चाहिए? 2 साल तक एग्रीकल्चर एक्टिविटी या तो आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने उस पर किया हुआ होना चाहिए। खरीदना कहां है? जहां मर्जी खरीदो, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड ही होना चाहिए आपका, और डिडक्शन मैक्सिमम कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं हो सकता। 54D क्या कहता है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यानी फैक्ट्री के बारे में। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लैंड आपका बिक जाता है तो, और वो भी किस तरीके से? आप अपनी इच्छा से बेच दो और बोलो सर मुझे 54D का एग्जम्पशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा से नहीं बिकना चाहिए। कैसे बिकना चाहिए? कंपल्सरी एक्विजिशन यानी गवर्नमेंट को एक्वायर किया हुआ होना चाहिए। बदले में आपको क्या खरीदना है? लैंड एंड बिल्डिंग ही खरीदना है। कितने साल में? किस एसएससी को डिडक्शन मिलेगा? सबको, कोई भी हो, आप इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी कोई भी हो, हर कोई इसमें बेनिफिट ले सकता है। 54EC, ईसी में भी बोला गया एनईएसएससी। एनईएसएससी में मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, बीओआई, एओपी, जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, सारे के सारे पर्सन 54EC में। और बेचना क्या है? कोई भी एसेट्स बेचो, घर बेच दो, एग्रीकल्चर लैंड बेच दो, गोल्ड बेच दो, फर्नीचर बेच दो, एनी काइंड ऑफ एसेट्स बेचो, आपके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। लेकिन इसमें बोला गया एसेट्स लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो नहीं मिलेगा। कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। बदले में बोला गया आप इसे बेच तो दोगे, अब ये डिडक्शन लेना चाहते हो, लेना चाहते हो डिडक्शन, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलता है कि यहां यहां पैसे लगाओ और इस जगह पैसे लगाओगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कहां? 54EC में। कहां कहां बोला गया? स्पेसिफाई एसेट्स बताया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका काम होता है फ्लाईओवर वगैरह बनाना। इनके बॉन्ड्स खरीदो, इस एसेट्स के क्या खरीदो? बॉन्ड्स। या फिर RECL, रूरल इलेक्ट्रिसिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका काम है गांव गांव बिजली पहुंचाना, इनके आप बॉन्ड खरीदो। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसे बॉन्ड को नोटिफाई कर दे, जैसे भी हाल फिलहाल में इस साल बॉन्ड नोटिफाइड किया गया, PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके अंदर क्या है हमारा? जो REC बिजली पहुंचा रहा है उसको पैसा उधार देने का काम कौन करता है? PFC। तो अगर इन तीनों में से किसी भी कंपनी के बॉन्ड में लगा दोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। किस सेक्शन में? 54। लेकिन बॉन्ड वो खरीदना 3 साल से पहले बिकने वाला नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने क्या करा, एक बिल्डिंग बेच दिया,
बिल्डिंग बेच के NHAI का मैंने बॉन्ड ले लिया, मुझे डिडक्शन मिलेगा 54 में मिलेगा या 54 EC में मिलेगा? EC में मिलेगा। लेकिन वो जो बॉन्ड लिया मैंने वो 2 साल के अंदर फिर मुझे पैसे मिल जाते, रिडीम का मतलब कंपनी 2 साल बाद मुझे पैसे दे देता, अब नहीं मिलेगा डिडक्शन। यानी कम से कम आपका होल्डिंग लॉकिंग पीरियड, यानी आपको 3 साल तक उसको होल्ड करना ही पड़ेगा। 3 साल से पहले अगर आपने उस बॉन्ड को बेच दिए, आपका डिडक्शन कैंसिल, फिर टैक्स आपको दोबारा कैलकुलेट करके देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 54, अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड बेच दूं और मैं PFC के बॉन्ड्स खरीद लूं, क्या डिडक्शन मिल जाएगा? एग्रीकल्चर लैंड बेच के PFC का मिलेगा, क्योंकि बोला गया एनी एसेट्स। अब मान लो मेरा 50 लाख रुपए का एक मकान बेचा, कैपिटल गेन है, 40 लाख का मैंने एक घर खरीद लिया, डिडक्शन मिलेगा? कौन से में? 54 में। 50 लाख का घर बेचा, 40 का न्यू खरीदा, डिडक्शन मिलेगा? किस में मिलेगा? 54 में मिलेगा। मैंने 10 लाख का NHIA का बॉन्ड खरीद लिया, क्या डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किस में मिलेगा? यानी एक पर्सन 2 डिडक्शन भी ले सकता है। इसके बाद क्या कहा गया? परचेज कर लेना 6 महीने के अंदर अंदर। इसके अंदर ऐसा तो है नहीं सोचोगे खरीदे कि नहीं खरीदे, भाई यही खरीदना है, इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं। 6 महीने के अंदर अंदर खरीद लो। अगर 6 महीने बीत गए तो आप NHI के बॉन्ड खरीदो, चाहे 6 साल बाद रिडीम हो, एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकते हो। अगर आप बोलते हो मैंने 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, तो डिडक्शन एग्जम्पशन पता है कितने का मिलेगा? सिर्फ 50 लाख का ही मिलेगा, इससे ज्यादा। लेकिन अगर 30 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदते हो तो 30 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 30 लाख का बॉन्ड खरीदते हो और कैपिटल गेन 20 लाख का है, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 20 लाख का। यानी कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 50 लाख से ऊपर नहीं मिल सकता। यानी आपके 4 सेक्शन देखे। 54 बोलता है घर, कौन सा घर? रेजिडेंशियल घर। और 54B बोलता है जमीन, कौन सा? एग्रीकल्चर। 54B के बाद 54 हमारा D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फैक्ट्री। और 54EC बॉन्ड की बात करता है। 54F पे आ जाते हैं। 54F क्या कहता है? इंडिविजुअल। यानी देखो ये दोनों NESSC के लिए, ये किसके लिए? इंडिविजुअल और HUF। आगे कहता है ये कुछ भी एसेट्स बेच दो, कुछ भी एसेट्स बेचो, लेकिन घर नहीं होना चाहिए। एनी एसेट सोल्ड करो, एनी एसेट ट्रांसफर करो, लेकिन घर नहीं होना चाहिए। कहता है कि एनी एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। अगर आपने घर बेच दिया, लेकिन देखो इसके बाद कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए एंड SSC शुड नॉट ऑन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस। यानी जिसमें रह रहे हो उसी को बेचो। सॉरी, एक से ज्यादा घर आपके पास पहले से नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आपके घर है तो उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं। 54F क्या बोलता है? इंडिविजुअल। HUF आपको बेचना क्या है? कुछ भी एसेट्स बेच दो, लेकिन घर नहीं होना चाहिए। और आपके पास पहले से भी एक घर के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 2 घर है तो आपके लिए सेक्शन नहीं बना हुआ। इसके अंदर बोलता है खरीद लो एक और रेजिडेंशियल, कहां? इंडिया में एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो। यानी कोई भी एसेट्स बेच के एक घर खरीद लो। अगर घर को बेच के मैं घर खरीद लेता तो सेक्शन चेंज हो जाता ना। सेक्शन कौन सा आ जाता? 54। ये बोला गया कोई और एसेट्स को बेच के क्या खरीद लो, लेकिन इसके अंदर खरीदना कब है? 1 साल पहले या फिर बाद के, और बनवाने के लिए, यानी 54 वाला ही कंडीशन रखा। लेकिन जो अमाउंट है यहां चेंज कर दिया। अमाउंट को क्या करा इसने? चेंज कर दिया। अब इसको मैं एक बार समझाता हूं कैसे है ये। मान लो मैं 54F का डिडक्शन लेना चाहता हूं। मैंने 50 लाख रुपए का मकान बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने कर दिया, सपोज करो 30 लाख। कैपिटल गेन कितने का हो गया? और मैंने एक न्यू हाउस जो है वो 15 लाख का खरीद लिया। कितने का खरीद लिया? अगर घर बेच के नया घर खरीदता 15 लाख का, तो सीधा माइनस कर देता 15 लाख सेक्शन 54 के हिसाब से। एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदता, सीधा माइनस कर देता 54B के हिसाब से। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में अगर फिर से मैं 15 लाख का कोई यूनिट खरीदता, सीधा 15 लाख।
बॉन्ड में सीधा 15, लेकिन इसमें बोला गया आपको प्रपोर्शनेटली मिलेगा आपको डिडक्शन। प्रपोर्शनेटली का मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कितना डिडक्शन मिलेगा, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है मेरे 20 लाख, डिवाइडेड बाय एनएससी मतलब नेट सेल कंसिडरेशन, या मैं इसको बोल सकता हूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एफसी कर देता हूं मैं एनएससी नहीं, एनएससी ठीक रहेगा क्योंकि यहां पे सेलिंग, एनएससी का मैं एक बार बता देता हूं क्या होता है एनएससी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में सेलिंग एक्सपेंस, अगर ये काम कर दे तो ये आता है एनएससी। क्लियर है, एनएससी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है एनएससी में और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, डिफरेंस क्या है, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके, डिवाइडेड बाय एनएससी, सेलिंग एक्सपेंस तो था नहीं तो मेरा एनएससी है 50 लाख, मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, जो न्यू एसेट्स खरीद रहा हूं मैं, और मैंने न्यू एसेट्स कितने का बताया 15 लाख का, इनटू में 15, अब जो अमाउंट आएगा मैं वो माइनस करूंगा 54F में, तो यहां पे जो अमाउंट आएगा वो 15 लाख से कम ही आएगा हमेशा, 15 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। तो 15 लाख से जो भी कम आएगा, जैसे अगर इसको सॉल्व करते हो 6 लाख आ रहा है तो मैं 6 लाख एग्जेम्पशन लूंगा, बाकी 14 लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 54F बेचना है आपको घर के अलावा कुछ भी, और घर एक आपके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। खरीदना एक घर है, बनवाने के लिए 3 साल, आगे खरीदने के लिए 2 साल, पहले खरीदने के लिए 1 साल। डिडक्शन मिलेगा प्रपोर्शनेटली, और कैसे प्रपोर्शनेट किया जाएगा वो मैंने यहां पे दिखा दिया। तो ये मैंने कुछ सेक्शन करवाए 54F तक, अभी और भी सेक्शन पेंडिंग है, 54H भी है, 54GA GB, जैसे कि मैंने बताया 3-4 सेक्शन है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है जो एग्जाम में हर बार आता है, इसलिए मैंने पहले आपको ये वाला, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो देखो सारा ही है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कोई ना को। यानी अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा एसएससी ने फ्लैट खरीदा, फिर फ्लैट बेचा, फिर एक और फ्लैट खरीद लिया। जब एक और फ्लैट खरीदा तो हमें 2 कंडीशन चेक करना होगा, क्या टाइम, जिस टाइम में बोला गया उस टाइम के अंदर खरीदा, क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट में पैसा जमा करवाया इसने, अगर दोनों कंडीशन कंप्लीट करता है तो फिर हम डिडक्शन दे देंगे। देखना पड़ेगा कौन से एसेट्स को बेच के कौन से एसेट्स में पैसा लगाया जा रहा है, कौन सा सेक्शन इसमें से लगेगा। अब मुझे बताना आप, मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया और मैंने एक घर खरीद लिया, मेरे पास पहले से घर भी नहीं था और मैंने एक घर खरीद लिया, तो बताओ मुझे डिडक्शन मिलेगा? एग्रीकल्चर लैंड बेच के मैं घर खरीद रहा हूं, मिलेगा? मिलेगा। किस सेक्शन में? 54F, यही तो बोलता है 54F। अब मान लो मैंने गोल्ड बेच दिया, मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ था, गोल्ड बेच के मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा ना 54F। मैंने गोल्ड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, क्या डिडक्शन मिलेगा? एग्रीकल्चर लैंड खरीदा मैंने, नहीं मिलेगा। कहता है लैंड बेच के ही एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, यानी ये आपका वेस्ट गया एग्रीकल्चर लैंड खरीदना। अब मान लो मैंने अपना एक घर बेचा और एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यूनिट खरीद लिया, क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यूनिट का डिडक्शन कब मिलता है आपको? बेचना भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और खरीदना भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। मैंने घर बेच के बॉन्ड खरीद लिया, मिलेगा। किस में मिलेगा? 54 EC में। तो चारों के चारों सेक्शन 1 2 3 4 5 सेक्शन है, पांचों क्लियर है आपको? ये पांचों सेक्शन जब हम आप क्वेश्चन भी करेंगे तो अप्लाई होगा। कल दोनों बैच के अंदर